welcome back to the channel. It's me तमनीत कौर and I'm back with another video. तो आज है पार्ट 3. तो आज हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस. So पार्ट 1 में हमने what is the Indian economy on the eve of independence वो कर लिया. उसके फीचर्स कर लिए. हमने 7 फीचर्स पढ़े जिसमें हमने स्टेगनेंट इकोनॉमी पढ़ा, बैकवर्ड इकोनॉमी पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ लिया अच्छे से. हमने पार्ट 2 में एग्रीकल्चर सेक्टर भी कंप्लीट कर लिया. So today is the day with industrial sector. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू द टर्म. मैं आपको एक टर्म बताती हूँ छोटी सी जो आपको 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है. दैट इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म which is used to describe the status of our industrial sector during the British rule. तो ये एक ऐसी टर्म है जिससे हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश रूल की. तो ब्रिटिश रूल में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्क्राइब करना है एक सिंगल वर्ड में, देन वी विल कॉल इट सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट is what is the motive of this systematic de-industrialization. इस de-industrialization जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिश रूल के टाइम में बोला जाता था, इसका मोटिव क्या था? तो इसके 2 मोटिव थे. द फर्स्ट वाज टू एक्सप्लॉइट इंडियाज रॉ मटेरियल. इंडिया के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करना. एक्सप्लॉइट इंडियाज रॉ मटेरियल. एंड सेकेंड एक्सप्लॉइट इंडिया. अब इंडिया को एक्सप्लॉइट कर देना किस वे में? एज अ पोटेंशियल मार्केट. इंडिया को पोटेंशियल मार्केट बना लिया था ब्रिटिशर्स ने. आपको अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि जो ब्रिटिशर्स थे कॉलोनियल पीरियड में हमारे इंडिया में वो आए और हमारी इंडिया जो बहुत ज्यादा फेमस थी फॉर द हैंडीक्राफ्ट, प्रेशियस स्टोन्स एंड सिल्क, मसलिन, ये इसके लिए क्या थी? बहुत ज्यादा फेमस थी एंड बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमारी चल रही थी. बट जब भी ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, इंडिया में आए, देन व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट ऑल द रॉ मटेरियल फ्रॉम आवर इंडिया. वो हमारी इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था वो सब एक्सपोर्ट करने लगे अपनी कंट्री में. मतलब यहाँ का रॉ मटेरियल, यहाँ की वेल्थ, यहाँ का सारी रिचेस वो कहाँ लेकर चले गए? ब्रिटिशर्स लेकर चले गए अपने ब्रिटेन में. तो ब्रिटेन में अब कहाँ क्या होता था? इंडस्ट्रीज थी, वहां पर काम चलता था मशीन से, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन जाते थे एंड देन दोस प्रोडक्ट्स केम बैक टू आवर इंडिया और इंडिया में सेल आउट होते थे. तो मतलब कि प्रॉपर वे से हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, राइट? सबसे पहले रॉ मटेरियल के केस में, मतलब हमारा रॉ मटेरियल, हमारे ही रॉ मटेरियल को लेकर जाते थे वहां और वहां से बनाकर आते थे गुड्स और हमें ही एक्सप्लॉइट करते थे महंगा सेल आउट करके. जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा ही आटा लेकर चले गए, वहां से चपाती बनाई और हमें चपाती फीड कर दी. सो एक तरह से हमारा ही सारे तरफ से एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी रॉ मटेरियल के वे से. और एक पोटेंशियल मार्केट, उन्होंने हमारे इंडिया को एक पोटेंशियल मार्केट बना लिया था जहां पर वो अपने गुड्स को सेल आउट करते थे. सो आई होप आपको मोटिव समझ आ गया. उसके बाद उसका रिजल्ट क्या पड़ा, तो आप बताओ रिजल्ट क्या होगा? एब्सोल्युटली, अगर हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेकर जाया जा रहा है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, और हमारी कंट्री में बाहर के प्रोडक्ट्स लाकर बेचे जा रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे. और अगर बन रहे तो वो बिक नहीं रहे. क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. हमारी कंट्री तो पोटेंशियल मार्केट बन चुकी थी फॉर द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश गुड्स के लिए वो बन चुकी थी पोटेंशियल मार्केट ब्रिटिशर्स के लिए. सो क्या हो रहा था? हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारी जो इंडस्ट्री थी, वो किसके लिए फेमस थी? हैंडीक्राफ्ट के लिए, हाथ से बनी चीजों के लिए. वो क्या हो रही थी? एकदम से डिक्लाइन. क्यों? अगर आप भी हो, अपनी एज अ कंज्यूमर सोचो, आप कौन सी चीज को प्रेफर करोगे? जो हाथ से बनी है या जो मशीन से बनी है? ऑब्वियसली वी विल प्रेफर फॉर द मशीन्स. एक तो वो थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि हाथ से की हुई मेहनत वाला काम है, तो हम उसको थोड़ा महंगा सेल आउट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट कि वो सस्ता होगा इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे. सेकंड, वी थिंक एज अ रैशनल कंज्यूमर, हम ये सोचेंगे कि वो ज्यादा देर तक चलेगा, प्रॉपर बना हुआ है, मॉडर्नाइज्ड है, अपडेटेड है.
सो क्या हो रहा था, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट पूरा डिक्लाइन हो रहा था, गिर रहा था। सेकेंड वॉज द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। तो ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो सब इंडियन मार्केट में आ चुके थे और इंडियन मार्केट में सेल आउट हो रहे थे, जिस कारण हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट था, इंडियन के जो सेलर्स थे वो एक तरह से फ्री आउट हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, जिस कारण हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होने लग गया, डिक्रीज, जिसलिए हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। So systematic deindustrialization is a term that is used to describe the status of our industrial sector during the British rule. During the British rule. इसके दो मोटिव्स थे. First was to exploit India's raw material because यहाँ से बाहर जा रहा था ब्रिटेन में, and to exploit India as a potential market. वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आकर बेच रहे थे, जिससे हमारी इंडिया की पोटेंशियल मार्केट बन चुकी थी इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए. नेक्स्ट उसका रिजल्ट क्या पड़ा, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया एंड पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट. इंडिया एक मार्केट बनकर रह गई ब्रिटिशर्स के लिए. अब डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स रीड आउट ओवर हियर. तो मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये बोलती थी, सबसे पहले टैरिफ का मतलब होता है टैक्स. टैरिफ का मतलब होता है टैक्स. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी कि जितना भी सामान रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. तो वाओ, ब्रिटिशर्स की तो मौजे थी भाई, यहाँ से सस्ता वो लेकर जा रहे हैं रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं लग रहा, फ्री में लेकर जा रहे हैं. क्या था फर्स्ट पॉइंट, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो जितना भी रॉ मटेरियल जा रहा था वो फ्री में जा रहा था, कोई भी टैक्स उस पे नहीं लग रहा था. आप टैरिफ की जगह वर्ड टैक्स भी लिख सकते हो. तो टैक्स फ्री या फिर टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. जो भी रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा था वो फ्री में जा रहा था. अगर टैक्सेस लगते तो कुछ पैसा तो आता है इंडिया के पास, बट नो, जितना भी था सामान वो फ्री में जा रहा था. नेक्स्ट वाज टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया. अब इंडिया में जो भी ब्रिटिशर्स का सामान आ रहा था वो भी फ्री में आ रहा था. अब जो हमारे यहाँ के सेलर्स थे उनको इसलिए तो दुख था कि उनका सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा था, एक तो वो मशीन गुड्स बना हुआ मशीन मेड है तो अच्छा होगा, सस्ता है, एंड सेकंड उसपे कोई इंपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. दे वर टैक्स फ्री, कोई भी टैक्स नहीं लगता था उन पर इंपोर्ट के टाइम. तो जितना मर्जी हम ब्रिटेन से सामान मंगवा ले इंडिया में, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था. बट इसी के साथ साथ टैक्स फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का, टैक्स फ्री इंपोर्ट होता था ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में. उसी के साथ क्या होता था, हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स. अगर हमारे इंडियन के सेलर्स अपना हैंडीक्राफ्ट कई बार फॉरेन में या फिर कई बार में ट्रेड करना चाहते थे तो वो कर नहीं पाते थे. रीजन वाज हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड, मतलब बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते थे. अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा खुद का फायदा देखते थे. कौन? ब्रिटिशर्स. कैसे? एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल, मतलब उनको चाहिए तो फ्री, उनका फायदा हो रहा है इसलिए इंपोर्ट फ्री. जहां हमारा फायदा था इंडियंस का, वहां पर उन्होंने क्या लगा दिया, टैक्सेस लगा दिए. लाइक हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स. अगर हम कुछ भी इंडियन का प्रोडक्ट यानी हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर क्या था, हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड. सो आई होप आपको ये समझ आ गया. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के कारण क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया की थी वो एकदम से खत्म हो गई. बिकॉज ना तो हमारी इंडियन सेक्टर की रेपुटेशन इंडिया में रही, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी वो खत्म, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था, सब खरीद रहे थे ब्रिटिशर्स का, और बाहर तो वो जा ही नहीं पा रहा था बिकॉज एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड. सो आई होप आपको डिक्लाइनिंग हैंडीक्राफ्ट समझ आ गया. नेक्स्ट कम्स आवर ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट विद दैट. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर केम, दैट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो ब्लीक ग्रोथ, ब्लीक यानी नोशनल या फिर स्लो, तो ब्लीक मतलब नोशनल ग्रोथ, तो हम इसको नोशनल ग्रोथ भी बोल सकते हैं.
दैट इज नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो उसके हमने 5 फैक्टर्स याद करने हैं। अगर आप उसको बुक में पॉइंट या फिर पैराग्राफ वाइज करोगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्विक रिवाइज भी हो जाएगा, एग्जाम्स के पॉइंट में भी आपको अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारी इंडिया थी उसमें 2 तरह की इंडस्ट्रीज, 2 तरह के जूट मिल्स सेटअप हुए। द फर्स्ट वाज कॉटन, द सेकंड वाज जूट। तो कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप इन आवर इंडिया। सबसे पहले ये 2 सेट हुए थे। कॉटन टेक्सटाइल्स वर सेट इन वेस्टर्न इंडिया। कहां पर सेट हुए? वेस्टर्न इंडिया में, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर सेट हुए। और उनको कंट्रोल किसने किया? इंडियंस ने, एंड वो कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। सो कॉटन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न इंडिया कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस ओनली, एंड द जूट टेक्सटाइल वाज सेट अप इन बंगाल कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स। तो बंगाल में सेटअप की गई थी जूट टेक्सटाइल, जिसको कंट्रोल किसने किया था? हमारे फॉरेनर्स ने। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल सेट हुई। कॉटन टेक्सटाइल हुई थी हमारी वेस्टर्न साइड में, लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, which was controlled by the Indians, and jute textile was set up in Bengal, controlled by the foreigners. Next point came TISCO, Tata Iron and Steel Company. जो हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, टिस्को was incorporated in 1907. So incorporated का मतलब आपको पता होगा 11th में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 में किया था हमने बहुत अच्छे से। So 1907 में टिस्को स्टार्ट हुई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारी और इंडस्ट्रीज आई थी, लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बाईसाइकिल इंडस्ट्री। सो ऐसे और भी इंडस्ट्रीज आने लगी, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उसके पहले 1907 में टिस्को वाज अनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट वाज देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारी इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं। सो व्हाट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री? कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हमारे लिए कैपिटल गुड्स बनाती हैं। कैपिटल गुड्स मतलब इंडस्ट्री या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने पे, या फिर कह लो हैवी गुड्स बनाती है, लाइक मशीन्स हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडस्ट्री ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन आवर इंडिया। तो इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, यानी कि हैवी मशीन्स नहीं बन पा रही थी। अगर मशीन्स नहीं थी तो इंडस्ट्री तो बनेगी ही नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए हमारा डिक्लाइन हो रहा था, बिकॉज देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो कोई गुड इंडस्ट्री बनेगी नहीं, मशीन्स बनेगी नहीं, तो काम कब होगा? काम किस पर होगा? नहीं होगा ना, राइट। नेक्स्ट वाज देयर वाज लो जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। अगर काम नहीं होगा, कोई चीज प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज हम पूरे एक साल में हमारी कंट्री में कितने गुड्स की प्रोडक्शन हुई, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन अ 1 ईयर। तो एक साल में हमारी कंट्री में कितने प्रोडक्शन हुई उसको बोला जाता है जीडीपी। अभी मैंने आपको बताया कि कोई कैपिटल गुड नहीं था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, तो मतलब कैपिटल गुड्स नहीं थे, लाइक मशीन्स नहीं थी, जिस कारण प्रोडक्शन नहीं हुई। प्रोडक्शन नहीं हुई तो जीडीपी कहां से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। सो देयर वाज लो जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जीडीपी बहुत कम थी। नेक्स्ट कम द स्टेट पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। तो हमारी जो स्टेट की पार्टिसिपेशन थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस जब हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड, कुछ एरिया तक, कुछ स्पेसिफिक एरिया तक वो लिमिटेड थी, कन्फाइंड टू द एरिया। कौन से एरिया पे? लाइक रेलवे एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, वहां तक सिर्फ सीमित थी, वहां तक कन्फाइंड थी। रीजन क्या था? वहां तक इसलिए थी क्योंकि एक्सपेंशन चाहिए थी, इंडियन मार्केट थी, इंडियन मार्केट की ग्रोथ करनी थी, इंडियन मार्केट को एक्सपैंड करना था, फैलाना था, बड़ा करना था, उसकी ग्रोथ करनी थी। क्यों करनी थी? इंडिया की वेलफेयर के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि इंडिया की मार्केट में इंडिया एक्सपैंड कर कर हम इंडिया को ही डेवलप करें। नो, इंडियन मार्केट को एक्सपैंड तो जरूर करना था, बट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए उसको एक्सपैंड करना था। तो जहां भी देखा जाए ब्रिटिशर्स अपना ही देख रहे थे, तो स्टेट पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड।
कुछ हद तक लिमिट थी उनकी, प्रॉपर जो नहीं फैल सकता था, लाइक वॉज कन्फाइंड टू द एरियाज। कौन से एरियाज पे? लाइक रेलवेज, जहाँ से सामान इधर उधर जाएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो वहां तक वो कन्फाइंड थी, जिससे इंडियन की मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ताकि ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स आए और इंडिया में सेल आउट हो। सो आई होप आपको ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आ गया। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ डिक्लेन हैंडीक्राफ्ट समझ आ गया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आ गया। सो विद दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज all completed. I hope you all must have aware of this topic now. अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है then please let me know in the comment section. DM me on my Insta ID which you will be shown over here. I do have my page on Insta. Do follow that. DM me for your doubts and for notes specifically. If you guys want these type of interesting notes with flow charts, with diagrams, then please let me know in the comment section or DM me on my Instagram ID. So I hope समझ आ गया, तो like, comment, share and subscribe my channel. तब तक के लिए bye bye. Stay